नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इमरान खान और दोस्तों अपन जो यात्रा कर रहे थे वो राजस्थान की कला व संस्कृति की यात्रा कर रहे थे। दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति पर अपन बात कर रहे थे, तो दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और इसी पे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो अगला जो इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में दोस्तों अपन ने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी और दोस्तों इस टॉपिक को मैं यहीं पर खत्म करके आज दोस्तों आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं और दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं और वह है दोस्तों आपके वो जो टॉपिक रहेगा आज का, वह रहेगा दोस्तों राजस्थान के रीति रिवाज एवं संस्कार। राजस्थान के रीति रिवाज एवं संस्कारों के बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे आज कि हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों कौन कौन से रीति रिवाज हैं, हमारे घरों के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे गांवों के अंदर दोस्तों कौन कौन से रीति रिवाज हैं, कौन कौन सी रस्में हैं जो हम करते हैं। यहां से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, हर एग्जाम के अंदर दोस्तों यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो इसको अपन अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलते हैं, अच्छी तरह से देखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं बात करूंगा यहां पर संस्कारों की। दोस्तों संस्कार की बात करते हैं, संस्कार समझना, रीति रिवाज की चर्चा अपन थोड़ी देर बात करेंगे, इससे पहले अपन संस्कार की बात करते हैं। दोस्तों संस्कार देखिए, अपन बात करते हैं हिंदू संप्रदाय की। दोस्तों हिंदू संप्रदाय जो होता है, तो हिंदू संप्रदाय के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म की तो बात नहीं करूंगा मैं, कि जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है तब से लेकर और उसकी मृत्यु तक टोटल आपके 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। दोस्तों कितने? 16 संस्कार। व्यक्ति जब अपनी मां के गर्भ में होता है तब से लेकर और उसकी मृत्यु तक टोटल कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? दोस्तों आपके 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो हिंदू परिवार के अंदर टोटल कितने संस्कार है दोस्तों? 16 संस्कार है। अब दोस्तों ये तो पता चल गया सर कि 16 संस्कार है, लेकिन वह 16 संस्कार कौन कौन से हैं? तो एक एक करके लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्रम टू क्रम पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? याद रखना है, आपको नंबर भी याद रखना है कि कौन से नंबर पर कौन सा संस्कार संपन्न करवाया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए टोटल कितने संस्कार है दोस्तों? 16 संस्कार। कौन कौन से? नंबर 1 है दोस्तों आपके गर्भाधान संस्कार। दोस्तों जो अपन यहां पर पढ़ रहे हैं, यहां पर मैं आपको केवल समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। लिखे हुए नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मैंने सर से बोल दिया है कि वो आपको लिखे हुए नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। तो यहां पर जो मेन फोकस करना है, अपन को जो मेन फोकस करना है वो समझने पर करना है, कि यहां पर जो अपन मेन चीज का बात करेंगे वो करेंगे केवल समझने पर। क्लियर दोस्तों? अब समझना, पहली बात करेंगे नंबर 1 पर। पहला संस्कार आया है आपके पास गर्भाधान, गर्भ प्लस आधान, गर्भाधान संस्कार। दोस्तों गर्भाधान संस्कार क्या होता है कि जब महिला, समझना क्योंकि आज मैं समझाने की बात करूंगा, जब दोस्तों जब कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है, पहली बार जब कोई महिला गर्भवती होती है तो इसकी सूचना मिलने पर आपके घरों के अंदर दोस्तों खुशियां मनाई जाती है कि हमारे घर के अंदर नया मेहमान आने वाला है। दोस्तों खुशियां मनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है। तो दोस्तों इसकी सूचना मिलने पर कि हमारे घर के अंदर जो है नया मेहमान आने वाला है, इसकी सूचना मिलने पर जो संस्कार संपन्न करवाया जाता है वह कौन सा संस्कार होता है दोस्तों? गर्भाधान संस्कार होता है। क्लियर दोस्तों? तो गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या हो गया? एक लाइन में, एक शब्द में बोले तो कि गर्भ की सूचना मिलना, गर्भ की सूचना मिलना। इस बात का पता लगना कि महिला गर्भवती है, महिला प्रेग्नेंट है, इस बात की सूचना मिलना क्या कहलाएगा? गर्भाधान संस्कार कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? अब गर्भाधान हो गया, लाइन टू लाइन बात करूंगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आप लोगों से, लाइन टू लाइन बात करूंगा, क्रम टू क्रम बात करूंगा, तो आपको भी क्रम याद रखना है। नंबर 2 नंबर 2 संस्कार होता है दोस्तों आपका पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार दोस्तों, पुष्पवन, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर गर्भाधान, गर्भ होने की, गर्भावस्था होने की, या यूं कह दे कि महिला गर्भवती या प्रेग्नेंट होने की सूचना मिलना। लेकिन दोस्तों पुष्पवन क्या होता है समझना। अब यहां पर अपन को गर्भ की पता चल गया कि महिला जो है वह गर्भवती है, महिला जो है वह प्रेग्नेंट है। लेकिन दोस्तों पुष्पवन में क्या होगा कि दोस्तों यहां पर अपने इष्ट देवता से, ध्यान दीजिएगा,
अपने इष्ट देवता से हाथ जोड़कर विनती की जाती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, हे मेरे लोक देवता, हे हमारे इष्ट देवता, इस महिला जो ये महिला गर्भवती है इसको लड़का ही देना, इसको लड़का ही देना। तो पुत्र प्राप्ति की, ध्यान देना दोस्तों, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना क्या कहलाता है? पुष्पवन संस्कार कहलाता है। क्लियर दोस्तों? और ये जो संस्कार किया जाता है ये दोस्तों आपके तीसरे माह में किया जाता है। कौन से माह में दोस्तों? तीसरे माह में। यानी जब महिला 3 महीने से हो जाती है, जब महिला 3 महीने से हो जाती है तो दोस्तों कौन सा संस्कार किया जाता है? पुष्पवन संस्कार। और गर्भाधान संस्कार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गर्भाधान संस्कार दोस्तों पहले महीने के अंदर किया जाता है, क्योंकि महिला गर्भवती है या नहीं है इस बात की जानकारी दोस्तों पहले महीने में मिल जाती है। पहले महीने के अंदर दोस्तों इसकी जानकारी मिल जाती है, तो यह संस्कार जो है ये पहले महीने में किया जाता है, पहला महीना। क्लियर दोस्तों? ये वाला तीसरा महीना। अब पुष्पवन क्या होता है, एक लाइन में यहां पर भी बात करूंगा मैं। पुष्पवन क्या होता है? पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना क्या कहलाएगा? पुष्पवन संस्कार कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? नंबर 3 वापस देखिए, तीसरा है दोस्तों आपका सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन दोस्तों, ये जो सीमंतोन्नयन है इसे चूड़ी पहनाना भी कहा जाता है। सीमंतोन्नयन को चूड़ी पहनाना भी कहा जाता है। और दोस्तों जो चूड़ियां पहनाई जाती है वह 7वें या 8वें माह में पहनाई जाती है, कि जब महिला 7वें या 8वें महीने से हो जाती है तो दोस्तों सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। अब बात करूं सीमंतोन्नयन क्या होता है। पहला गर्भाधान, गर्भ की प्राप्ति या गर्भ की सूचना मिल गई, पुष्पवन पुत्र प्राप्ति की मनोकामना कर ली। लेकिन सीमंतोन्नयन क्या होगा सर? चूड़ी पहनाना। आपके घरों के अंदर भी ये रस्में होती है सर, चूड़ी क्यों पहनाई जाती है वही बात कर रहा हूं दोस्तों। क्या होता है कि जब महिला 7वें या 8वें माह से हो जाती है तो उसके शरीर में चेंजेज आ जाता है। जब महिला 7वें या 8वें माह से हो जाती है तो उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। और दोस्तों वहां पर गांव की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो राजस्थान है वो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र से, संस्कृति से बिलोंग करता है। हमारे यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति चलती है। और दोस्तों उस महिला को जो 7वें या 8वें महीने से है दोस्तों उसके शरीर में चेंज आ गया तो दोस्तों उसको नजर लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है, बुरी नजर लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो उन बुरी नजरों से, ध्यान दीजिएगा, चूड़ी क्यों बनाई जाती है बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। उन बुरी नजरों से बचाने के लिए, उस गर्भवती महिला को बुरी नजरों से बचाने के लिए दोस्तों कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। बुरी शक्तियां मतलब बुरी नजरें, मतलब अमंगलकारी शक्तियां, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। तो आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कैसे पूछे, क्वेश्चन कैसे पूछे आप लोगों से, आपको आंसर कंप्लीट होना चाहिए कि गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो वो सीमंतोन्नयन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 4 अगला है दोस्तों आपका जातकर्म। जातकर्म दोस्तों, ये जो संस्कार किया जाता है ये बच्चे के जन्म पर किया जाता है। जन्म पर, जब बच्चे का जन्म होता है तब किया जाता है। जातकर्म बच्चे के जन्म पर किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, इस संस्कार के अंदर जो बच्चे का पिता होता है, जो बच्चे का पिता होता है वो बच्चे को दोस्तों सीधे अंगूठे से शहद चटाता है। इस संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कि जो बच्चे का पिता होता है वो बच्चे को सीधे अंगूठे से क्या पिलाता है, क्या चटाता है दोस्तों? शहद चटाता है। और दोस्तों उस परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है, उस परिवार की, जिस परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, लड़के का हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपन ने पुष्पवन में भगवान से अपने इष्ट देवता से क्या मांग लिया था? लड़का मांग लिया था। तो दोस्तों अगर जिस घर में लड़के का जन्म होता है उस घर की जो बुजुर्ग महिला होती है वो दोस्तों इस संस्कार के अंतर्गत कांसे की थाली बजाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि लड़के के जन्म पर कौन सी थाली बजाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, लड़के के जन्म पर दोस्तों कांसे की थाली बजाई जाती है। तो यहां पर लड़का हुआ था तो दोस्तों बुजुर्ग महिला क्या करेगी? कांसे की थाली बजाएगी। क्लियर दोस्तों? और बच्चे का जो पिता होता है वो क्या करता है दोस्तों? उसको शहद चटाता है। और इस संस्कार का नाम ही क्या है दोस्तों? जातकर्म, यानी बच्चे का जन्म होना। क्लियर दोस्तों? वापस ध्यान दीजिएगा, गर्भाधान, गर्भ की सूचना मिलना, पुष्पवन पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना करना, सीमंतोन्नयन गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना, जातकर्म बच्चे का जन्म होना। अब बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है। अगला नंबर 5, एक क्वेश्चन पूछो आप लोगों से,
जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है, जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है, तो वह 16 संस्कारों में से कितने संस्कार संपन्न कर लेता है? पैदा होने से पहले कितने संस्कार संपन्न करवा लिए जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है, जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है, उस समय दोस्तों आपके 3 संस्कार संपन्न करवा लिए जाते हैं। आप लोगों ने दोस्तों, जो बच्चा होता है वो अपने मां के पेट में 3 संस्कारों को संपन्न करवा लेता है। कौन कौन से याद दीजिए? गर्भाधान, पुष्पवन और सीमंतोनयन। क्लियर? जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, इस दुनिया के अंदर कदम रखता है, उसका पहला संस्कार जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? जात कर्म का होता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 5, क्रम टू क्रम चल रहा हूं दोस्तों, लाइन टू लाइन चल रहा हूं, आपको याद रखना है। अगला है नामकरण। दोस्तों ये जो संस्कार करवाया जाता है, ये 11वें या 21वें दिन करवाया जाता है। जब बच्चा 11 दिन का या 21वें दिन का हो जाता है, तो दोस्तों ये संस्कार संपन्न करवाया जाता है। नामकरण क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, बच्चे को सब जानते हो, नामकरण के बारे में मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझदार हो कि नामकरण क्या होता है कि बच्चे को अपना नाम, अपनी पहचान देना ही क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। इस संस्कार के अंतर्गत जो गांव के या हमारे घर के जो पंडित लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वह दोस्तों राशि के अनुसार बच्चे का नामकरण करते हैं और उसको अपनी नई पहचान देते हैं, और वही क्या कहलाता है? आपके नामकरण संस्कार कहलाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 6 लिखा नहीं रहा, लिखा हुआ नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, नामकरण के बाद बात करूं दोस्तों, अगला जो संस्कार आता है आपके पास, वो आता है दोस्तों आपके निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार दोस्तों, ये जो संस्कार किया जाता है, ये 21वें दिन किया जाता है। 21वें दिन किया जाता है। निष्कर्मण क्या होता है दोस्तों? हाँ, निष्कर्मण कल्चर के अंदर कहा दोस्तों, मैंने रीति रिवाजों में कहा, मैंने संस्कारों में कहा निष्कर्मण, लेकिन आपके घरों के अंदर, मेरे घरों के अंदर दोस्तों इसे कहा जाता है बाहर निकालना। इसे क्या कहा जाएगा? बाहर निकालना। तो निष्कर्मण क्या होता है सर? बाहर निकालने वाला संस्कार क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा कि जच्चे व बच्चे को, अब मैं जच्चा बच्चा बोलूंगा, जच्चा का मतलब जो महिला मां बनी है उसे जच्चा कहा जाता है, बच्चा आप लोग समझते हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जच्चे व बच्चे को पहली बार सूर्य दर्शन करवाना, जच्चे व बच्चे को पहली बार, प्रथम बार सूर्य दर्शन करवाना, सूर्य दर्शन करवाना, जच्चे व बच्चे को पहली बार सूर्य दर्शन करवाना क्या कहलाता है? निष्कर्मण कहलाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों जो बाहर निकालने की जो रस्म होती है ना, उसका मतलब होता है कि जच्चे व बच्चे को क्या किया जा रहा है? बाहर निकाला जा रहा है, मतलब सूर्य दर्शन करवाया जा रहा है। तो जच्चे व बच्चे को दोस्तों पहली बार सूर्य दर्शन करवाना क्या कहलाता है? आपके निष्कर्मण संस्कार कहलाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 7 पर बात करता हूं। देखिए लाइन टू लाइन चल रहा हूं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 होता है दोस्तों आपका अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार यह किया जाता है दोस्तों आपके 6वें महीने के अंदर। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो दोस्तों यह संस्कार किया जाता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 महीने तक, जब बच्चा 6 महीने तक होता है, 6 महीने तक का होता है, तो दोस्तों बच्चे को, जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसे केवल अपनी मां का दूध पिलाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं पिलाया जाता, पानी भी नहीं पिलाया जाता 6 महीने तक। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पानी भी उसके लिए जहर साबित हो जाता है। तो 6 महीने तक तो दोस्तों उसे केवल अपनी मां का दूध पिलाया जाता है, स्तनपान करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो उसे पहली बार अन्नप्राशन, पहली बार अन्न देना, अन्न ग्रहण करवाना। जब बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है तो वह संस्कार क्या कहलाता है दोस्तों? आपके अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। क्लियर दोस्तों? क्लियर? यहां तक वापस देख दीजिए, यहां से वापस जातक्रम, बच्चे का जन्म हो गया, नामकरण, बच्चे का पहचान दे दी, नामकरण मतलब पहचान देना, निष्कर्मण मतलब जच्चे व बच्चे को पहली बार सूर्य दर्शन करवाना, और अन्नप्राशन मतलब पहली बार बच्चे को क्या करवाना? अन्न ग्रहण करवाना। कौन से महीने के अंदर दोस्तों? 6ठे महीने के अंदर। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 8, चूड़ाकर्म। ध्यान दीजिएगा, चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म दोस्तों इसे कहा जाता है जड़ूला।
चूड़ा क्रम को ही कहा जाता है दोस्तों जड़ूला। दोस्तों जो जड़ूला होता है इसे ही कहा जाता है आपके मुंडन। जड़ूले को क्या कहा जाता है? मुंडन कहा जाता है। अब चूड़ा क्रम, जड़ूला या मुंडन क्या होता है समझना। दोस्तों ये जो संस्कार है ये दोस्तों आपके कब किया जाएगा? 1, 3, 5, 7 या मैं कह दूं विषम वर्ष। ये हमेशा दोस्तों विषम वर्षों में किया जाता है। या तो एक बच्चा 1 साल का होता है तब कर दिया जाता है, 3 साल का होता है तब कर दिया जाता है, 3 नहीं तो 7 साल में कर देंगे, 5 साल में कर देंगे, 9 साल में कर देंगे, 11 में कर देंगे, 13 में कर देंगे, 15 में कर देंगे। लेकिन दोस्तों जब भी करेंगे विषम वर्ष होगा। विषम वर्ष समझते हो ना? ऐसा वर्ष जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, उस वर्ष के अंदर यह किया जाता है। अब दोस्तों चूड़ा कर्म क्या होता है समझना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आऊंगा मैं। गर्भाधान, वापस ऊपर से। गर्भाधान, गर्भवती होने की सूचना मिलना। पुष्पवन, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना किससे? अपने इष्ट देवता से। अपने इष्ट देवता से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना पुष्पवन कहलाता है। अब आपने हाथ जोड़कर कहा कि देवता जी, भगवान, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, हमें या जो गर्भवती महिला है इसे पुत्र देना। भगवान ने, देवता ने, इष्ट देवता ने आपकी मनोकामना सुन ली और यहां नंबर 4 पर जातक क्रम पर दोस्तों आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई। आपके घर में एक बच्चा आ गया, एक लड़का पैदा हो गया। अब दोस्तों किसके आशीर्वाद से हुआ? आपके इष्ट देवता के आशीर्वाद से, क्योंकि नंबर 2 पर आशीर्वाद मांगा था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लड़का हो गया नंबर 4 पर, तो आपका भी कोई फर्ज बनता है। आपका भी कोई फर्ज बनता है। तो आपका क्या फर्ज बनता है भाई? आपका क्या फर्ज बनता है कि आप भी दोस्तों उसे कुछ ना कुछ दो, यानी भगवान के लिए कुछ ना कुछ अर्पित करो। तो दोस्तों जो बच्चे के पहले बाल होते हैं, शिशु के जो पहले बाल होते हैं, वो दोस्तों अपने इष्ट देवता को अर्पित कर दिए जाते हैं। तो शिशु के पहले बाल अपने इष्ट देवता को अर्पित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? चूड़ा कर्म कहलाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांशतः जो जड़ूला का संस्कार होता है, चूड़ा कर्म होता है, या मुंडन का जो संस्कार होता है, वो किसी देवी देवताओं के मंदिर में होता है। क्यों? क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही बच्चे का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो चूड़ा कर्म या मुंडन क्या होता है दोस्तों? कि अपने इष्ट देवता को या शिशु के पहले बाल अपने इष्ट देवता के लिए अर्पित कर देना क्या कहलाता है? आपके चूड़ा कर्म या मुंडन कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये कब किया जाएगा दोस्तों? पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां या विषम वर्षों के अंदर ये किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला है नंबर 9। 8 तक समझ में आ गया होगा। नंबर 9 है दोस्तों आपका कर्णभेद। कर्णभेद, कर्णभेद दोस्तों आज तो क्या होता है, केवल लड़कियों के कान छेदे जाते हैं। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था, लड़कियों के साथ साथ लड़कों के भी कान छेदे जाते थे। आज भी बहुत सारी जातियां ऐसी हुए जहां पर लड़कों के भी कान छेदे जाते हैं सर, बहुत सारी जातियां ऐसी। तो दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों इस यहां पर क्या होता था, इस संस्कार के अंदर क्या होता था, बच्चे के कांधों को क्या किया जाता था? छेदा जाता था। तो बच्चे के कांधों को छेदना ही क्या कहलाता है? आपके कर्णभेद कहलाता है। क्लियर दोस्तों? बात करता हूं नंबर 10। नंबर 10 है दोस्तों आपकी विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार, इसका कोई डेट नहीं है क्योंकि विद्या को प्राप्त करने कोई डेट नहीं होती। विद्या आरंभ संस्कार क्या होता है? नहीं दोस्तों, विद्या आरंभ का मतलब यह नहीं होता कि विद्या को प्रारंभ कर दिया, विद्या पढ़ना या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, स्कूल जाने लग गए। नहीं सर, स्कूल जाने से मतलब नहीं है। विद्या आरंभ दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बच्चे की जो पहली शिक्षिका होती है वो उसकी मां होती है। बच्चे की जो पहली शिक्षिका होती है ना दोस्तों, वो उसकी मां होती है। तो बच्चे की मां के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, बच्चे की मां के द्वारा घर पर रहकर ही बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। और बच्चे का जो पहला विद्यालय माना जाता है वो उसका परिवार माना जाता है। तो बच्चे की मां व परिवार के द्वारा बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाना, बच्चे को क्या कराना? अक्षर ज्ञान करवाना। अभी स्कूल नहीं जा रहा दोस्तों, अक्षर ज्ञान करवाना, बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाना है क्या कहलाता है? विद्या आरंभ संस्कार कहलाता है। क्लियर दोस्तों? यहां पर अभी स्कूल नहीं जाएगा दोस्तों, केवल घर पर रहकर ही बच्चों को अनार वाला सिखाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाना, ये सब काम घर पर किया जाता है। तो ये जो टेबल सिखाना, पहाड़े सिखाना, तो ये जो चीजें होती है दोस्तों, ये क्या होगा? आपका विद्यारंभ संस्कार होगा।
घर पर रहकर माँ के या परिवार के द्वारा बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाना क्या कहलाएगा? विद्यारंभ संस्कार कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? नंबर 11। अगला है दोस्तों नंबर 11 आपका विद्यारंभ के बाद उपनयन। उपनयन दोस्तों, उपनयन को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। ऊपर लिख देता हूं इसको मैं। चलिए यहां पर लिख देते हैं, यहां पर आ जाते हैं। नंबर 11 उपनयन। दोस्तों उपनयन को ही यज्ञोपवीत भी कहा जाता है और यज्ञोपवीत को ही दोस्तों जनेऊ भी कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है समझना, यज्ञोपवीत क्या होता है कि उपनयन क्या होता है कि यह सूत की एक धागा होता है, जनेऊ सूत की धागा होती है या धागों की एक माला होती है जो बच्चे को पहनाई जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राचीन समय में, आज तो हमारे राजस्थान के, हमारे भारत के अंदर बहुत सारी जातियां हैं दोस्तों, अनलिमिटेड जाने कितनी जातियां हैं, लेकिन दोस्तों पहले जो जाति का डिवाइडेशन होता था वो कर्म के आधार पर होता था। केवल कर्म के आधार पर 4 जातियां हुआ करती थी दोस्तों। कितनी जातियां? 4 जाति। कौन कौन सी? यहां पर देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, पहली जाति होती थी दोस्तों आपके ब्राह्मण, दूसरी जो जाति थी दोस्तों वो थी आपका क्षत्रिय, तीसरी थी दोस्तों वैश्य और चौथी जाति थी दोस्तों शूद्र। ये 4 जातियां थी दोस्तों। पहले के जमाने में दोस्तों केवल कितनी जातियां थी? 4 जातियां थी। इन 4 जातियों को ब्राह्मण जो पूजा पाठ का काम, क्योंकि मैंने कहा कर्म के आधार पर डिवाइडेशन था, जो पूजा पाठ का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, क्षत्रिय जो युद्धों में भाग लेता वो क्षत्रिय कहलाता था, वैश्य जो व्यापार करने का काम करता था वो वैश्य कहलाता, और जो निम्न स्तरीय काम करता था वह शूद्र कहलाता था। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों जो जनेऊ है, ध्यान दीजिएगा, जनेऊ जो है वो ब्राह्मण जाति का अगर कोई बच्चा है तो वह 8 वर्ष की आयु में, ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता था। अगर कोई ब्राह्मण जाति का लड़का है, लड़का, लड़की नहीं, क्योंकि दोस्तों लड़कियों को जनेऊ धारण का अधिकार नहीं होता है। क्लियर? ब्राह्मण जाति का जो लड़का है वह 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है। क्षत्रिय जाति का अगर कोई लड़का है तो दोस्तों वह 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में। अगर दोस्तों क्षत्रिय है तो 11 वर्ष की आयु में धारण करेगा। अगर कोई वैश्य जाति का लड़का है तो दोस्तों वह 12 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है। कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करेगा। और अगर कोई शूद्र है, अगर कोई शूद्र है तो दोस्तों वह आपके जनेऊ धारण का अधिकार शूद्र को नहीं, शूद्र को नहीं। दोस्तों जो शूद्र होता है उसे जनेऊ धारण का अधिकार नहीं होता है, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही जनेऊ धारण का अधिकार होता है, शूद्रों को जनेऊ धारण का अधिकार नहीं होता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सी जाति को जनेऊ धारण का अधिकार नहीं होता है? तो दोस्तों किसे नहीं होता है? शूद्रों को नहीं होता है। ब्राह्मण को होता है, कौन सी वर्ष की आयु में धारण करेगा? 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय 11 वर्ष की आयु में, और दोस्तों वैश्य आपके 12 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है। क्लियर दोस्तों यहां तक? अब देखिए आप दोस्तों, शादी से पहले जब व्यक्ति 8 वर्ष का होता है, शादी नहीं हो रही है, तो 3 धागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है। कितने धागों की दोस्तों? शादी से पहले। ध्यान दीजिएगा, शादी से पहले, शादी से जो पहले है दोस्तों केवल 3 धागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है। 3 धागों की। शादी से पहले तो दोस्तों 3 धागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही शादी होती है तो शादी के बाद, शादी के बाद, जैसे शादी होती है तो शादी के बाद दोस्तों 6 धागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, शादी से पहले तो 3 धागों की और शादी के बाद दोस्तों 6 धागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है। तो ये दोस्तों ये थे आपके 11 संस्कार। ऐसे टोटल आपके कितने होते हैं दोस्तों? 16 संस्कार होते हैं। 11 सबको समझ में आ गए होंगे? तो मिटा दूं मैं, परमिशन है तो। चलिए दोस्तों 11 तक समझ में आ गए होंगे, एक बार वापस रिपीट करेंगे इसको, ठीक है? आगे देखते हैं, यहां तक रोक लेता हूं मैं। 11 के बाद बात करता हूं नंबर 12। नंबर 12 कौन सा होता है समझना। उपनयन हो गया। अब देखिए वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार, अगला संस्कार है दोस्तों वेदारंभ संस्कार। वेद प्लस आरंभ, यानी दोस्तों इस संस्कार के अंदर दोस्तों बालक जो है, अब बालक कहूंगा मैं, शिशु नहीं कहूंगा, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लग गया तो बालक हो गया। दोस्तों इस संस्कार के अंदर बालक जो है वह अपने पिता के साथ
गुरु के आश्रम में जाकर वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता था। दोस्तों आज अपन स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर अपन को मैथ पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, और भी अपने सब्जेक्ट हैं वो एसएसटी है, वो सब पढ़ाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों पहले जो है वो स्कूल नहीं हुआ करते थे, पहले आश्रम चला करते थे दोस्तों। और आश्रमों के अंदर दोस्तों वहां पर केवल 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 वेदों का ही ज्ञान दिया जाता था, वहां पर वेदों को ही कंठस्थ करवाया जाता था, वहां पर वेदों को ही याद करवाया जाता था। तो इस संस्कार के अंदर बालक जो है वो अपने पिता के साथ गुरु के आश्रम में जाता है और वहां जाकर के गुरु के साथ रहकर वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? वेदों का वेदारंभ मतलब स्कूल चलना, एक तरह से यूं कह दे कि आश्रम में जाकर के वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, नंबर 13 अगला संस्कार। दोस्तों लाइन टू लाइन पूछ रहा हूं, मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूं, बाई चांस यूं भी पूछ सकता है आप लोगों से कि चूड़ाक्रम के बाद कौन सा संस्कार संपन्न करवाया जाता है, तो कर्णभेद करवाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों कैसे भी आ सकता है, कर्णभेद से पहले कौन सा संस्कार संपन्न होता है, तो कर्णभेद से पहले चूड़ाक्रम होता है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे, आपको आंसर यूं चुटकियों में देने हैं, तभी आता है मजा पेपर करने का। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, वेदांत संस्कार के बाद देखिए अगला संस्कार है दोस्तों आप लोगों के लिए, स्कूल यानी वेदों आश्रम में चला गया, वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, यहां पर एक संस्कार होगा, वह होगा दोस्तों आपके कर्णभेद या गोदान संस्कार। सॉरी, यहां पर एक संस्कार होता है दोस्तों, से कहा जाता है केसाटन, केसाटन या गोदान संस्कार। केसाटन, केस का मतलब बाल। दोस्तों इस संस्कार के अंदर जो बालक है तो गुरु के आश्रम में जैसे ही जाएगा, 12 नंबर पे गुरु के आश्रम में गया, जैसे गुरु के आश्रम में जाएगा तो वहां जाकर के दोस्तों वह अपने बाल जो है वो गुरु के लिए अर्पित कर देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्यों बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बच्चे के, शिशु के पहले बाल, बालक के पहले बाल जो है वो अपने इष्ट देवता को अर्पित किए जाते हैं। नंबर 9 पर, सॉरी 8 पर, 8 पर क्या होगा, चूड़ाक्रम के अंदर पहले बाल अपने इष्ट देवता को अर्पित कर दिए जाते हैं, जबकि बालक के जो दूसरे बाल होते हैं वह अपने गुरु के अर्पित किए जाते हैं। बालक के जो दूसरे बाल होंगे वो गुरु के लिए अर्पित किए जाते। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आश्रम के अंदर देखा होगा, आश्रम के बालकों के जो है वो बाल कटे हुए होते हैं, एक तरह से मैं कद्दू कजी हुई होती है। तो वो जो होता है ना, वो जो बाल होते हैं वो बाल जो है वो अपने गुरु को अर्पित कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? केसाटन कहा जाता है। और दोस्तों इस संस्कार के अंदर जो बालक होता है वह गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को एक गाय दान में देता है। देखा हुआ गुरु के आश्रम में बहुत सारी गायें होती है, वो गाय कहां से लाएगा गुरु? तो वो जो है बालक जो पढ़ने आया था, वेदों को सीखने आया था, वो एक गाय जो है, हर बालक जो है वह एक गाय दान में देता है गुरु को। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे गोदान भी कहा जाता है। बालों को काटा जाता है, बालों को अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे केसाटन कहा जाएगा। इस संस्कार के अंतर्गत ही एक गाय दान में दी जाती है, इसलिए इसे गोदान भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? 14 है दोस्तों आपका समावर्तन। समावर्तन मतलब समाप्त होना। क्या समाप्त होना भाई? समावर्तन मतलब होता है समाप्त होना, लेकिन क्या समाप्त होना? शिक्षा समाप्त होना। क्योंकि वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, वेदों के आश्रम में चला गया था, गुरु के आश्रम में रहने लग गया था, तो दोस्तों वहां पर वह अपना पढ़ाई को पूरा कर वेदों की दीक्षा को, शिक्षा को प्राप्त कर अपने पिता के साथ घर लौट आता है, उसे क्या कहा जाता है? समावर्तन कहा जाता है, यानी शिक्षा को समाप्त कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगी? बालक की शिक्षा क्या हो जाएगी? शिक्षा समाप्त हो जाएगी, और बालक जो है वो अपने पिता के साथ कहां जाएगा? घर आ जाएगा। क्लियर? अब नंबर 15, 14 के बाद 15 है दोस्तों आपका घर पे आ गया। अब घर पे आने के बाद घर वाले पीछे पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो अगला है दोस्तों आपका नंबर 15 पे चलता है विवाह। नंबर 15 पर कौन सा होता है? विवाह। विवाह सब जानते हो दोस्तों, विवाह क्या होता है? यानी इस संस्कार के अंतर्गत बालक जो है वह ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लेता है। इस संस्कार में विवाह के अंतर्गत दोस्तों बालक जो है वह अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? विवाह कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? और विवाह के बाद लास्ट जो संस्कार बचा, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। लास्ट जो संस्कार होता है वो होता है दोस्तों आपका अंत्येष्टि।
लास्ट जो संस्कार होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब क्या हो गया? अपने आप को जीवन लीला समाप्त हो जाना, इस सांसारिक जीवन से छुटकारा मिल जाना, इस संसार के जीवन को छोड़ देना क्या कहलाता है? अंत्येष्टि कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से दोस्तों हिंदू परिवार के अंदर जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है तब से लेकर और उसकी मृत्यु तक, मरना अंत्येष्टि में मरना, उसकी मृत्यु तक दोस्तों टोटल कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? 16 संस्कार संपन्न। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं सबको। नंबर 1 गर्भाधान संस्कार, गर्भ की सूचना मिलना। नंबर 2 पुष्पवन संस्कार। नंबर 2 पुष्पवन संस्कार, अपने इष्ट देवता से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना। नंबर 3 सीमंतोन्नयन संस्कार, क्या होगा दोस्तों? चूड़ी पहनाना, यानी क्या होगा? अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। नंबर 4 जातकर्म, कि बच्चे का जन्म होना। इस संस्कार में बच्चे का जो पिता होता है वह सीधे अंगूठे से शहद चटाता है और गांव की, सॉरी घर की सबसे बुजुर्ग महिला जो है वह कासे की थाली बजाती है। क्लियर दोस्तों? अगली बात करूं नंबर 6 पर, तो निष्कर्मण सॉरी नंबर 5 पर आपसे बात करूं तो नामकरण, बच्चे को अपना नाम या पहचान देना नामकरण कहलाता है। नंबर 6 निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण क्या होगा? पहली बार जच्चे व बच्चे को सूर्य दर्शन करवाना निष्कर्मण कहलाता है। ठीक है। अन्नप्राशन, बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण करवाना 6ठे महीने के अंदर। चूड़ाकर्म, बच्चे के पहले बाल अपने इष्ट देवता के लिए अर्पित कर देना। कर्णवेद, बच्चे के कानों को छेदना। विद्या आरंभ, यानी बच्चे को घर पर ही अपने परिवार के द्वारा अक्षर ज्ञान करवाना क्या कहलाता है? विद्यारंभ कहलाता है। उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊ। ब्राह्मण 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय 11 वर्ष की आयु में, शूद्र 12 वर्ष की आयु में, जबकि वैश्य 12 वर्ष की आयु में, जबकि शूद्रों को जनेऊ का अधिकार नहीं होता है। शादी से पहले 3 दागों की और शादी के बाद 6 दागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है। ठीक है। वेदारंभ, वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है, वे गुरु के आश्रम में जाकर रहने लग जाता है। केशाटन, बच्चे के बालक के केस को अपने गुरु के लिए अर्पित कर देना और एक गाय को दान में देना। समावर्तन, अपनी शिक्षा को समाप्त करना, वेदों को पढ़ना समाप्त कर देना क्या कहलाता है? समावर्तन कहलाता है। विवाह, सब जानते हो, ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लेना। और लास्ट है अंत्येष्टि। तो दोस्तों इस तरह आपके एक हिंदू परिवार के अंदर टोटल जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? आपके 16 संस्कार। क्लियर दोस्तों? 16 संस्कार अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मिटा देता हूं इनको मैं। ये थे दोस्तों आपके क्या थे? 16 संस्कार। दोस्तों ये तो मैं संस्कारों की बात कर रहा था। अब दोस्तों मेरे पास संस्कार के साथ साथ मैंने बोर्ड पर दोस्तों आपके एक टॉपिक और लिखा है यार। मैंने बोर्ड पर आपके एक टॉपिक और लिखा है और वो लिखा है दोस्तों आपके रीति रिवाज। सॉरी, एक और टॉपिक लिखा है दोस्तों मैंने आपका रीति रिवाज। अब दोस्तों मैं रीति रिवाज की बात करूंगा। रीति रिवाज जिसको करना जरूरी नहीं है, जिसकी इच्छा हो वह करो, वरना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कारों को करना जरूरी होता है। ठीक है। अब दोस्तों रीति रिवाजों की बात करूं तो मैं यहां आपके सामने जो रीति रिवाजों की चर्चा करूंगा वो 3 प्रकार से करूंगा। 3 तरह के रीति रिवाज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक पढ़ाऊंगा जन्म से संबंधित। जन्म से संबंधित हमारे घरों में क्या क्या रीति रिवाज है। हालांकि मैंने जन्म से संबंधित वहां पर अच्छी तरह समझा दिया है, उस क्या नाम से आपके संस्कारों के अंतर्गत वहां पर अच्छी तरह से अपन ने समझ लिया है। उसके बाद विवाह की बात करेंगे और उसके बाद अपन मरण से संबंधित या मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों की बात भी करेंगे। ठीक है। तो एक एक करके अपन लेते हैं। तो नंबर 1 रीति रिवाज। आज अपन बात करते हैं रीति रिवाजों। संस्कार सबको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आपको पीडीएफ यहां से मिल जाएगी, आप नो टेंशन रहिए। क्लियर दोस्तों? अब देखिए रीति रिवाज की बात करें, नंबर 1 पर बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म से संबंधित। जन्म से संबंधित रीति रिवाज। दोस्तों जन्म से संबंधित, हालांकि दोस्तों जन्म से संबंधित जो मुख्य थे वो अपन ने वहां पर संस्कार में पढ़ लिया, जैसे गर्भाधान पढ़ लिया, पुष्पवन पढ़ लिया, सीमंतोन्नयन पढ़ लिया, जातकर्म पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने नामकरण पढ़ लिया, कर्णवेद पढ़ लिया, अन्नप्राशन पढ़ लिया, निष्कर्मण पढ़ लिया, वहां पर पढ़ लिया। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच गए हैं तो वो काय में पढ़ेंगे अपन? रीति रिवाजों में। तो 3-4 और बच गए हैं, उनको अपन यहां पर देख लेते हैं। नंबर 1 देखिए रीति रिवाज में छठ पूजन। छठ पूजन दोस्तों ये किया जाता है आपके 6वें दिन, यानी जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तब यह संस्कार किया जाता है या रीति रिवाज किया जाता है। छठ पूजन क्या होता है समझना दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जब बालक, शिशु कहूंगा मैं, कि जब शिशु 6 दिन का हो जाता है
जब शिशु 6 दिन का हो जाता है तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विधाता स्वयं घर पर आते हैं। विधाता जो है वह स्वयं घर पर आते हैं और बच्चे का भाग्य लिख कर जाते हैं। शिशु का भाग्य लिखाई में आता है और कब आता है दोस्तों? 6वें दिन आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? छठ पूजन कहा जाता है। तो विधाता के द्वारा, लिख देता हूं मैं, विधाता के द्वारा शिशु का क्या लिखा जाता है दोस्तों? भाग्य लिखना। शिशु का भाग्य लिखना क्या कहलाता है? छठ पूजन कहलाता है। नंबर 2 पर बात करता हूं। छठ पूजन हो गया, ठीक है। छठ पूजन मतलब बच्चे का भाग्य लिखाई में आएगा। कब आएगा? जब बच्चा 6 दिन का हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पर एक और होता है दोस्तों आपके आख्या। आख्या जो है दोस्तों ये किया जाता है आपके 8वें दिन, कि जब बच्चा 8 दिन का होता है तब यह संस्कार या रीति रिवाज किया जाता है। आख्या का मतलब क्या होता है समझना दोस्तों। इस जब बच्चा 8 दिन का हो जाता है तो परिवार की महिलाओं के द्वारा, जैसे बुआ है, बहन है, तो उनके द्वारा दोस्तों जो बालक हुआ है, शिशु हुआ है, उसे स्वास्तिक का चिन्ह भेंट किया जाता है। स्वास्तिक का मतलब तो समझते हो ना दोस्तों आप? ये चिन्ह, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है वह दोस्तों परिवार की बालिकाओं, महिलाओं के द्वारा दोस्तों शिशु को भेंट किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आख्या कहा जाता है। कब भेंट किया जाएगा दोस्तों? 8वें दिन किया जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला है नंबर 3, नाण। कोई समय नहीं है। नाण, नाण क्या होता है दोस्तों? वो होली वाला दोस्तों। ये दोस्तों नाण क्या होता है? नाण का मतलब नहलाना। दोस्तों जच्चा वो बच्चे को पहली बार, जच्चा मतलब जो महिला मां बनी है उसे जच्चा कहा जाएगा, ठीक है। तो जच्चा व बच्चे को पहली बार स्नान करवाना, पहली बार स्नान कराना। जच्चे व बच्चे को पहली बार स्नान कराना क्या कहलाता है? नाण कहलाता है। जब जच्चा और बच्चा पहली बार स्नान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नाण कहा जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों अगला है नंबर 4। नंबर 4 है दोस्तों आपके जामना। सब जानते हो जामना क्या होता है? जामना जो है वह बच्चे के ननिहाल पक्ष के लोगों के द्वारा दिया जाता है। यानी बच्चे के, शिशु के ननिहाल पक्ष के लोगों के द्वारा शिशु के लिए मिठाइयां, खिलौने, या मिठाइयां हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं, आभूषण है, वो उपहार के रूप में लाना क्या कहलाता है? जामना कहलाता है। तो शिशु के ननिहाल पक्ष के लोगों के द्वारा शिशु के लिए खिलौने, मिठाइयां, आभूषण आदि उपहार के रूप में लाना क्या कहलाएगा? जामना कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके रीति रिवाज जो कि जन्म से संबंधित थे। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहां पर मैंने 4 ही रीति रिवाजों को लिया है। इससे ज्यादा दोस्तों कई जो रीति रिवाज है दोस्तों अपन ने संस्कारों के अंदर भी पढ़ ले हैं। रीति रिवाज वो होते हैं जो संस्कारों से छूट जाते हैं, फिर भी अपन उनको करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाएगा? रीति रिवाज कहा जाएगा। रीति रिवाजों पर दोस्तों अपन ने हिंदू परिवार के अंदर जो 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और साथ में दोस्तों अपन ने जो है वो रीति रिवाजों के अंदर जन्म से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों जन्म के बाद नंबर 2 पर बात करता हूं। आज अपन बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर बात करते हैं दोस्तों अपन विवाह। विवाह से संबंधित रीति रिवाज। आज जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे अपन विवाह से संबंधित रिवाजों की, कि विवाह के टाइम पर कौन कौन से रीति रिवाज जो हैं वो हमारे यहाँ पर प्रचलित में है, कौन कौन से रीति रिवाज यहाँ पर चलते हैं उनके बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं। तो एक एक रीति रिवाजों को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 पर आती है आपकी सगाई। विवाह के अंदर सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे अपन सगाई की। क्लियर दोस्तों? सगाई की बात करते हैं। अब दोस्तों सगाई क्या होती है समझना, कि लड़की के लिए लड़का रोकना क्या कहलाता है? सगाई कहलाती है। क्लियर दोस्तों नंबर 2 पर बात करता हूं। सगाई आप सब समझते हो दोस्तों, ज्यादा मेरे को इन रीति रिवाजों में दोस्तों मेरे को ज्यादा आप लोग को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके घरों के अंदर ये सब जो रीति रिवाज है वो आपके घरों के अंदर दोस्तों संपन्न करवाए जाते हैं। तो सगाई के बाद नंबर 2 पर बात करता हूं। नंबर 2 पर बात करता हूं दोस्तों आप लोगों से टीका।
नंबर 2 पर बात करेंगे दोस्तों अपन टीका की। तो दोस्तों टीका क्या होता है समझना। टीका क्या होगा दोस्तों समझना कि लड़की के लिए, ध्यान देना, लड़की के लिए लड़का रोकना तो सगाई कहलाता है और लड़के के लिए लड़की रोकना टीका कहलाता है। यानी दोस्तों लड़की की, ध्यान दीजिए ना, लड़की की क्या होती है, सगाई होती है और लड़का का क्या होगा, टीका होगा। दोनों का मीन्स एक ही है भाई, दोनों एक ही है। टीका व सगाई जो है दोस्तों वो एक ही है, लेकिन लड़की की सगाई होती है और लड़के का टीका होता है। ठीक है, दोनों में अंतर केवल इतना सा है। क्लियर। अगली बात करता हूं, नंबर 3 यहां से लेता हूं, इसलिए दिखिए आराम से दिख जाएगा। नंबर 3 पर बात करता हूं आप लोगों से। तो नंबर 3 पर बात करें तो अपन, तो नंबर 3 पर है दोस्तों आपके पीली चिट्ठी। दोस्तों पीली चिट्ठी को लग्न पत्रिका भी कहा जाता है। पीली चिट्ठी को क्या कहा जाएगा, लग्न पत्रिका। अब पीली चिट्ठी क्या होती है समझना दोस्तों, ये एक पीले रंग का कागज होता है जिसमें विवाह का समय, विवाह का कार्यक्रम, विवाह की डेट, तब विवाह के अंदर होने वाले कार्यक्रमों की सूची होती है। पूरी सूची बनी होती है कि कौन से टाइम पर कौन सा कार्य किया जाता है, जो होती है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, पीली चिट्ठी या लग्न पत्रिका कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो पीली चिट्ठी या लग्न पत्रिका है वो वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को भेजी जाती है, यानी लड़की वालों की ओर से लड़कों वालों को भेजी जाती है, जिसे क्या कहा जाएगा, आपके पीली चिट्ठी या फिर लग्न पत्रिका कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों। नंबर 4 एक और होती है दोस्तों मेरे पास पत्रिका, कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका दोस्तों, ये जो कुमकुम पत्रिका होती है इसे कहा जाता है आपके निमंत्रण पत्र। कुमकुम पत्रिका को क्या कहा जाएगा, निमंत्रण पत्र कहा जाएगा। तो कुमकुम पत्रिका क्या होती है वो भी समझ लीजिए कि दोस्तों अपने विवाह में अपने दोस्तों, सहेलियों, रिश्तेदारों आदि को शादी में आमंत्रित करने के लिए, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों, मिलने वालों आदि को शादी में आमंत्रित करने के लिए जो पत्रिका भेजी जाती है, जो कार्ड भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कुमकुम पत्रिका कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देना, हिंदू परिवार के अंदर पहली जो कुमकुम पत्रिका होती है, पहला जो निमंत्रण होता है वह रणथंभौर के गणेश जी को भेजा जाता है। हिंदू परिवार के अंदर पहली जो निमंत्रण पत्र होता है वह रणथंभौर जी के गणेश जी को भेजा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला नंबर 5 बाण, या इसे कहा जाता है दोस्तों बाट, या इसे कहा जाता है पाठ। बाण, बाट या पाठ। अब क्या होता है समझना दोस्तों, क्या होता है विवाह के अवसर पर, लिखा नहीं रहा है, केवल आज मेरे को समझाने का काम है। ठीक है दोस्तों, समझना क्या होता है कि विवाह के अवसर पर, जब विवाह होता है तो उस अवसर पर लड़की या लड़का यानी वर व वधू को उत्तर दिशा की ओर मुंह कर दिया जाता है, एक लकड़ी के पटिये पर बिठाया जाता है, इसलिए इसे पाट कहा जाता है। पाट का मतलब पटिया। ठीक है, तो लकड़ी के पटिये पर बिठाया जाता है और लकड़ी के पटिये पर बिठाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उस वधू या वर के उपटन लगाई जाती है दोस्तों। उबटन, उपटन का मतलब होता है उबटन। उबटन, उपटन का मतलब होता है दोस्तों आपके हल्दी। उपटन का मतलब क्या होता है, हल्दी। हल्दी लगाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, बाण या पाट कहा जाता है। देखो दोस्तों, आपके घरों के अंदर भी दोस्तों विवाह के अवसर पर दूल्हा व दुल्हन के वर व वधू के दोस्तों हल्दी लगाई जाती है। लगाते हैं दोस्तों, नॉर्मल बात है। वो जो लगाई जाती है ना दोस्तों, उसे हल्दी लगाने की जो रस्म होती है उसे क्या कहा जाता है, पाट या पाट कहा जाता है। इसे पीटी भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला जो गीत गाए जाएंगे दोस्तों वो पीटी कहलाएंगे। अगला है दोस्तों आपके नंबर 6 सीटना। सीटना दोस्तों, सीटना क्या होता है समझना दोस्तों, ये जो सीटना होता है यह एक गाली गीत होता है। ये जो सीटना होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, एक गाली गीत होता है। गाली गीत कैसे होगा सर, दोस्तों क्या होता है कि विवाह के अवसर पर 2 दल बना ले जाते हैं महिलाओं के द्वारा 2 दल बना ले जाते हैं। आधी महिलाएं इधर हो जाती, आधी इधर हो जाती, वर पक्ष की अलग, वधु पक्ष की अलग। और दोस्तों विवाह के अवसर पर दोस्तों फिर गीत गाती है। दोनों साइड की महिलाएं, दोनों दल की महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गीत गाती है और बीच बीच में दोस्तों गीत गाते गाते बीच बीच में गालियां देती है। वो जो गालियां देने जाने वाले जो गीत होते हैं विवाह के अवसर पर, हंसी मजाक,
उत्साह के जो गीत होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? सीटना गीत कहा जाता है। तो सीटना गीत क्या होता है दोस्तों? यह एक गाली गीत होता है। विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा दो दल बनाकर एक दूसरे को गालियां देते हुए जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? सीटना गीत कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे सीटना समझ में। अगला है दोस्तों आपके इकताई। इकताई क्या होता है समझना दोस्तों। क्लास में गर्ल्स भी होगी और बॉयज भी होंगे दोस्तों। लड़का, जब लड़के की शादी होती है तो वह कोट पैंट पहनता है, और जो लड़की की शादी होती है तो लड़की जो है वो लहंगा चुनरी पहनती है। दोस्तों एक बात बताइए, वो जो कोट पैंट या लहंगा चुनरी है वो किसकी ओर से दिए जाते हैं? वो दोस्तों उनके ससुराल पक्ष की ओर से दिए जाते हैं। जैसे लड़का है तो लड़की वालों की तरफ से आएंगे, लड़की है तो उसके कपड़े लड़के वालों की तरफ से आएंगे। तो दोस्तों शुभ मुहूर्त के अनुसार ध्यान देना कि शुभ मुहूर्त पर वर व वधू के दर्जी के द्वारा कपड़ों का नाप लेना। किसका नाप लेना? किसके द्वारा दोस्तों? पहले बात करता हूं किसके द्वारा? दर्जी के द्वारा। दर्जी के द्वारा वर वधू के कपड़ों का नाप लेना। कपड़ों का नाप लेना दोस्तों, वर व वधू के कपड़ों का नाप लिया जाता है शुभ मुहूर्त के अंदर। शुभ मुहूर्त के अंदर वर व वधू के कपड़ों का नाप लिया जाता है। वो जो नाप लिया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? इकताई कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों कि शुभ मुहूर्त के अनुसार, शुभ मुहूर्त के अवसर पर दर्जी के द्वारा वर व वधू के कपड़ों का नाप लेना ही क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 8 बिनोटा। बिनोटा क्या होता है दोस्तों? वर के जूते। वर के जूते, जो वर जूते पहनता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। विवाह के अवसर पर जो वर के द्वारा जो जूते पहने जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला है दोस्तों आपका नंबर 9। नंबर 9 आता है दोस्तों आपके खेड़ा पूजन। खेड़ा पूजन दोस्तों, ये जो खेड़ा पूजन है इसे रेवड़ी पूजन भी कहा जाता है। खेड़ा पूजन को क्या कहा जाता है? रेवड़ी पूजन भी कहा जाता है। अब खेड़ा पूजन या रेवड़ी पूजन क्या होता है वो भी समझ लीजिए दोस्तों। क्या होता है कि शादी से पहले, विवाह से पहले परिवार की महिलाएं जो होती है वो पास में बनी हुई कूड़ा करकट की रेवड़ी पर जाती है। पास में बनी हुई कूड़ा करकट की रेवड़ी पर जाती है और वहां पर जाकर, ध्यान दीजिएगा, वहां पर जाकर दोस्तों वह उस रेवड़ी की, कूड़ा करकट की जो रेवड़ी है उसकी पूजा करती है दोस्तों। वो जो कूड़ा करकट की रेवड़ी की जो पूजा की जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? खेड़ा पूजन कहा जाता है। तो विवाह समझना दोस्तों, विवाह से पहले परिवार की महिलाओं के द्वारा, विवाह से पहले परिवार की महिलाओं के द्वारा कूड़ा करकट की रेवड़ी पर जाकर रेवड़ी की पूजा करना ही क्या कहलाता है? खेड़ा पूजन कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अगला है नंबर 10। खेड़ा पूजन समझ में आ गया? नंबर 10, क्योंकि दोस्तों ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सब जो संस्कार हैं, ये जो सब रीति रिवाज है, वो आपके घरों के अंदर संपन्न करवाए जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पूरी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है? नंबर 10 है दोस्तों आपका चाक पूजन। चाक पूजन, चाक पूजन क्या होता है? इस चाक पूजन को ही दोस्तों कहा जाता है आपके बासन लाना। बासन लाना, चाक पूजन को क्या कहा जाता है दोस्तों? बासन लाना भी कहा जाता है। अब चाक पूजन या बासन लाना क्या हो गया समझना दोस्तों, कि विवाह से एक दिन पहले परिवार की महिलाएं कुम्हार के घर पर जाती है। विवाह से एक दिन पहले परिवार की महिलाएं कुम्हार के घर पर जाती है, और जो कुम्हार के घर पे दोस्तों मटकी बनाने का वो जो चाक होता है ना, उसकी पूजा करती है दोस्तों। वो जो चाक होता है उस चाक की पूजा करती है दोस्तों, और वहां से उस चाक से बने हुए मटकों को अपने सिर पर रखकर घर तक लाती है। अपने सिर पर रखकर घर तक लाती है, जिसे ही क्या कहा जाता है? चाक पूजन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चाक पूजन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो परिवार की महिलाओं के द्वारा कुम्हार के घर पर जाकर लकड़ी के चाक की पूजा की जाती है, और चाक से बने हुए बर्तनों को अपने सिर पर घर तक लाती है, जिसे क्या कहा जाता है? चाक पूजन या बासन लाना कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? यहां तक 10 के 10 समझ में आ गए होंगे, नो टेंशन। क्लियर? अगला नंबर 11। नंबर 11, अगली बात करता हूं आप लोगों से नंबर 11 की।
बत्तीसी नूतना। बत्तीसी नूतना, बत्तीसी नूतना क्या होता है समझना दोस्तों, कि विवाह से पहले दोस्तों परिवार की जो महिलाएं होती है वो, सॉरी, विवाह से पहले वर व वधू की जो माताएं होती है, ध्यान, माताएं, वर व वधू की, विवाह से पहले वर व वधू की माताएं जो होती है वह अपने पेहर में जाती है, वह अपने पेहर पक्ष के लोगों के पास जाती है और उनसे शादी में आने को निमंत्रण देती है, उनको शादी में आने का निमंत्रण देती है, कहती है, हे मेरे भाई, हे पापा, हे मम्मी, मैं अपनी पुत्री की या पुत्र की शादी कर रही हूं, आपको शादी में आना है। साथ में दोस्तों मदद की गुहार भी लगाती है, निमंत्रण तो देती है दोस्तों, साथ में मदद की गुहार भी लगाती है कि हे मेरे पेहर पक्ष के लोगों, मैं अपनी पुत्री की या पुत्र की शादी कर रही हूं, अगर इस शादी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाती है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे किसी प्रकार की हो, अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोगों को मेरी क्या करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। आप लोग मेरी सहायता कीजिएगा। तो अपने पीहर पक्ष के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और साथ में दोस्तों मदद की गुहार लगाई जाती है, और जो निमंत्रण दिया जाता है, मदद की गुहार लगाई जाती है दोस्तों, से क्या कहा जाता है, बत्तीसी नूतना कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला नंबर 12, नंबर 12 पे बत्तीसी पे बात करूं आप लोगों से। बत्तीसी नूतने में मदद की गुहार लगा दी, फिर मदद की जाती है उनके द्वारा, जिसे कहा जाता है आपके मायरा, जिसे कहा जाता है मायरा, और जिसे ही कहा जाता है दोस्तों आपके मुसाड़ा। मायरा या मुसाड़ा यानी परिवार के ननिहाल पक्ष के लोग, वर व वधू के ननिहाल पक्ष के लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर जो मदद की जाती है, विवाह के अवसर पर दोस्तों जो मदद की जाती है उसे क्या कहा जाता है, मायरा या मुसाड़ा कहा जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कि विवाह के टाइम पर दोस्तों आजकल पहरावनी होती है, पहले पहरावनी ने पहले आर्थिक मदद की जाती थी, कुछ पैसे दिए जाते थे, कुछ किसी प्रकार की मदद की जाती थी दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, मायरा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। नंबर 13 यहां पर ले लेता हूं, नंबर 13 काकनडोरा। काकनडोरा, नंबर 13 पर काकनडोरा। देखिए काकनडोरा क्या होता है समझना, कि विवाह से पहले वर व वधू, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, ये सब चीजें आपके वहां पर होती है, आपके घरों के अंदर होती है, परिवार के अंदर होती है, ठीक है, तो ज्यादा आप लोगों को यहां पर समझने में आसानी हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। काकनडोरा क्या होता है समझना, विवाह से कुछ दिन पहले वर व वधू के हाथों में कोड़ियों तथा छोटे चाकू की एक धागा रुमा माला पहनाई जाती है, हाथों में माला बांधी जाती है। वो जो माला होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, काकनडोरा। दोस्तों क्यों बांधी जाती है दोस्तों, काकनडोरा क्यों बांधा जाता है, कोई बताएगा मेरे को? हाँ दोस्तों मैं बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों अभी यहां पर मैंने कहा था आप लोगों से कि पेटी के अंदर उनके या बाट के अंदर उनके उपटन लगाई जाती है, और उपटन होती है हल्दी, और उसमें खुशबू डाली जाती है। और दोस्तों हल्दी लगाने से चेहरे पर जो है वो रौनक आ जाती है, चेहरा खिल जाता है, तो उस वर व वधू का चेहरा खिल जाता है, तो दोस्तों उसको क्या है, नजर लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है, वर व वधू को नजर लगने का खतरा ज्यादा होता है। तो यानी बुरी नजरों से बचाने के लिए, वर व वधू को बुरी नजर से बचाने के लिए जो वो बांधा जाता है दोस्तों, क्या बांधा जाता है, काकनडोरा बांधा जाता है, बुरी नजरों से बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर 14 तेल चढ़ाना व उतारना। तेल चढ़ाना व उतारना दोस्तों क्या होता है, विवाह से कुछ दिन, विवाह से पहले 5-7 दिन पहले होता है, विवाह से पहले दोस्तों वर व वधू को अपने इष्ट देवता के नाम के तेल चढ़ाए जाते हैं। विवाह से पहले वर व वधू को अपने इष्ट देवता के नाम के सुहागन महिलाओं के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने इष्ट देवता के नाम से तेल चढ़ाए जाते हैं भाई, ठीक है, 5 से या 7 दिन पहले चढ़ाए जाते हैं, और विवाह के जस्ट पहले दोनों के तेल उतारे भी जाते हैं। तो तेल चढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, उनको उतार देंगे, किसके नाम के दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अपने इष्ट देवता के नाम के। क्लियर दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों, सुहागन महिलाओं के द्वारा। तो सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने इष्ट देवता के नाम से जो तेल चढ़ाए वो उतारे जाते हैं, किसके, वर व वधू के। क्लियर दोस्तों। अगला है नंबर 15। चलिए अब मैं थोड़ा बारात की ले जाने की और बिंदोरी नहीं
समझा रहा आप लोगों को, सब जानते हो बंदोरी क्या होता है, गणेश पूजन क्या होता है, माता पूजन क्या होता है, सब जानते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगला नंबर 15। अब देखिए नंबर 15 पर मैं बात करूं आप लोगों से बारात रवाना करने की रहा हूं मैं, तो मोर बांधना, मोर बांधना समझना। मोर बांधना क्या होता है कि दूल्हे, अब बारात रवाना हो रही है तो समझना कि दूल्हे के जीजा या फूफा के द्वारा दूल्हे को स्नान करवाया जाता है। दूल्हे के जीजा, जो स्नान होता है ना दोस्तों, बारात रवाना होने से पहले स्नान करवाया जाता है, वो जो स्नान करवाया जाता है वो दूल्हे के या तो जीजा जी करवाते हैं, और जीजा जी नहीं है तो फिर फूफा जी करवाते हैं। तो दूल्हे के जीजा या फूफा के द्वारा दोस्तों दूल्हे को क्या कराया जाता है, स्नान करा करके उसके सेहरा बांधा जाता है। दूल्हे के सेहरा बांधा जाता है, दूल्हे के फूफा या जीजा के द्वारा ही बांधा जाता है। तो दूल्हे के फूफा व जीजा के द्वारा दूल्हे के जो सेहरा बांधा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मोर बांधना कहा जाता है। तो दूल्हे के जीजा व फूफा के द्वारा दूल्हे को स्नान कराकर उसके सेहरा बांधने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, मोर बांधना कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका नंबर 16, काजल देना। अब स्नान करा दिया, किसने कराया, ध्यान देना, स्नान व सेहरा किसने बांधा, दूल्हे के जीजा या फिर फूफा ने बांधा था। लेकिन अब आया है काजल देना, अब ना लिया, स्नान हो गया, सेहरा भी बन गया, तो फिर क्या होती है कि जब बारात रवाना होने लगती है तो दूल्हे की भाभी, अब भाभी की बात कर रहा हूं, दूल्हे की भाभी या चाची के द्वारा, पहली प्राथमिकता भाभी को दी जाती है, अगर भाभी नहीं है तो फिर चाची को दी जाती है। तो दूल्हे की भाभी या चाची के द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल लगाया जाता है दोस्तों। जब बारात रवाना होने लगती है ना दोस्तों, तो दूल्हे की भाभी या चाची के द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल लगाया जाता है, और जो काजल लगाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, काजल देना कहा जाता है। जो काजल लगाया जाता है दोस्तों से क्या कहा जाता है, काजल देना कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला नंबर 17, आंचल। बहुत सारे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपन यहां पर बात करेंगे। आंचल, अब बारात जब रवाना होने लगती है, तीनों काम बारात रवाना पर, ठीक है, ना लिया ना करके स्नान करा करके उसके सेहरा बांध दिया। यहां पर किसके द्वारा, सेहरा किसके द्वारा बांधा गया, फूफा व जीजा के द्वारा बांधा गया। भाभी या चाची के द्वारा दोस्तों आंखों में काजल लगाया गया। अब आंचल क्या होता है कि जब बारात रवाना होने लगती है, ध्यान देना, जब बारात रवाना होने लगती है तो दूल्हे की मां के द्वारा दूल्हे को अपना दूध पिलाया जाता है। दूल्हे की मां के द्वारा दूल्हे को अपना दूध पिलाया जाता है, और दोस्तों अपने दूध का फर्ज निभाने का वचन लिया जाता है। मां जो है वह अपने पुत्र से, जो दूल्हा बना हुआ है उस पुत्र से दोस्तों अपना दूध का फर्ज निभाने का वचन लेती है। तो वो जो मां के द्वारा जो दूध पिलाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, आंचल कहा जाता है। तो दूल्हे की मां के द्वारा विवाह के अवसर पर बारात रवाना होने से पहले अपना दूध पिलाने की जो क्रिया होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा, आंचल कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों। नंबर 18, अभी बारात रवाना नहीं हुई, टूटिया। अब बारात रवाना कर देता हूं, टूटिया। अब बारात चली गई दोस्तों, चली गई बारात, लेकिन दोस्तों कुछ कास्ट ऐसी होती है, कुछ जातियां ऐसी होती है जहां पर महिलाएं जो है वो बारात में नहीं जाती है दोस्तों। कुछ जातियां ऐसी होती है जहां पर दोस्तों महिलाएं जो है वो बारात में नहीं जाती है। अब बारात में नहीं गई तो महिलाएं घर पे क्या करेगी, तो वो जो महिलाएं बारात में नहीं गई थी वो महिलाएं घर पर रहकर ही कुछ खेल खेलने लग जाती है, कुछ गेम खेलने लग जाती है, कुछ नाटक खेलने लग जाती है। तो वो जो महिलाओं के द्वारा जो नाटक खेला गया था, जो गेम खेला गया था, जो खेल खेला गया था उसे क्या कहा जाता है, टूटिया कहा जाता है। यानी दोस्तों क्या होगा कि जो महिलाएं इसको बिठाता हुआ चलता हूं, बिठा दो इसको, चले दोस्तों। टूटिया क्या होगा दोस्तों कि जो महिलाएं बारात में नहीं जाती है वो घर पर रहकर ही कुछ खेल, गेम या फिर नाटक खेलने लग जाती है, और जो खेल या नाटक खेले जाते दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, टूटिया कहा जाता है। क्लियर दोस्तों यहां तक। अब दोस्तों बारात पहुंच गई, अब बारात पहुंच गई तो आगे बात करता हूं आप लोगों से, सामेला। नंबर कौन सा था, जो भी हो 19 कर देते हैं, सामेला। अगला सामेला। सामेला क्या होता है कि बारात जब वधू के घर पर पहुंचती है तो वहां की महिलाओं के द्वारा, ध्यान देना, बारात देखते समय, बारात देखने आती है महिलाएं, जो बारात देखते समय दोस्तों जो उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सामेला कहा जाता है। यानी बारात का एक तरह से कह दूं, सामेला मतलब बारात का स्वागत करना।
बारात का जो वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष की बारात का जो स्वागत किया जाता है, वधु पक्ष के द्वारा जो स्वागत किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला देखिए, यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। नंबर 20। अब बारात कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होकर दुल्हन के घर पर पहुंच गई, नाचते कूदते दुल्हन के घर पर पहुंच गए। जब दुल्हन के घर पर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर ही कुछ रस्में होती है, देखा होगा आप लोगों ने, कौन कौन सी होती है वो देखिए आप। देखिए नंबर 20, झाला मीरा की आरती। झाला मीरा की आरती। अगला नंबर 20 है झाला मीरा की आरती। दोस्तों झाला मीरा की आरती क्या होता है समझना। झाला मीरा की आरती क्या होता है कि जब बारात वधु के घर पर पहुंचती है तो वधु की मां के द्वारा वर की आरती उतारी जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे घर पर पहुंचती है तो वधु की जो मां होती है उसके द्वारा वर की आरती उतारी जाती है। वो जो आरती उतारी जाती है ना दोस्तों, उस आरती को ही क्या कहा जाता है? झाला मीरा की आरती कहा जाता है। यानी वधु की मां के द्वारा वर की आरती उतारना क्या कहलाएगा? झाला मीरा की आरती कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? अगली बात करता हूं नंबर 21 पर। फिर क्या होगा दोस्तों? आपके घर की रिवाज पढ़ा रहा हूं भाई। अब क्या होगा दोस्तों? अगला है दही देना। दही देना दोस्तों, जैसे ही आरती उतारती है, आरती उतारने के तुरंत बाद दोस्तों उसको एक चम्मच दही खिलाया जाता है। दूल्हे की मां के द्वारा दूल्हे को एक चम्मच दही खिलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यूं कहा जाता है अपने हिंदू परिवार के अंदर ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दही खिलाया जाता है। जब कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उससे पहले क्या खिलाया जाता है दोस्तों? दही खिलाया जाता है। तो दही देना क्या हो जाएगा दोस्तों कि शुभ, वहां पर जो बारात झाला मीरा की जब आरती उतारती है दुल्हन की मां, तो वहां पर एक चम्मच दही खिलाती है। वो जो दही खिलाती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दही देना कहा जाता है। साथ में कुमकुम का टीका, कुमकुम व हल्दी का टीका लगाया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 22। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? तोरण मारना। अगला होगा दोस्तों आपका तोरण मारना। जैसे ही दोस्तों क्या होता है, दही आरती उतार ली, दही दे दिया, फिर लड़का जो है यानी वर जो है वह वधु के घर पर बने हुए लकड़ी के प्रतीकात्मक तोरण को मारकर चौरी की ओर प्रवेश करता है। चौरी का मतलब होता है मंडप। ठीक है, तो लड़की या वधु के घर पर बने हुए लकड़ी के प्रतीकात्मक तोरण को मारकर लड़का जो है वह चौरी की ओर प्रवेश करता है, यानी मंडप की ओर प्रवेश करता है। केवल प्रतीकात्मक होता है, एक लकड़ी का तोरण बना होता है, उसको अपनी तलवार या कटार से उसको टच कर करके अंदर वह प्रवेश करता है। दोस्तों उसे कहा जाता है तोरण मारना। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि तोरण मारना क्या है, तोरण मारना किसका प्रतीक माना गया है? तो दोस्तों ध्यान देना, जो तोरण मारना है ये विजय का प्रतीक माना गया है। तोरण मारना जो है दोस्तों वो किसका प्रतीक माना जाता है? विजय का प्रतीक माना जाता है। फिर दोस्तों तो तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है भाइयों। फिर अगला तोरण मार दिया, अगला अंदर पहुंच गया तो क्या लेगा? वो फेरे। फेरे सब जानते हो कि वर व वधु अग्नि को साक्षी मानकर, वर व वधु अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं तथा 7 नियमों को, 7 जीवन के 7 नियमों को पूरा करने की कसमें भी खाते हैं। वो जो अग्नि को साक्षी मानकर दोस्तों फेरे ले जाते हैं। सब समझते हो, समझाने की आगे जरूरत नहीं है। फेरे क्या होते हैं? अग्नि को साक्षी मानकर वर वधु लिए जाते हैं। ठीक है, नंबर 24 कन्यावल। कन्यावल दोस्तों, कन्यावल क्या होता है समझना। दोस्तों जब लड़की की शादी होती है, अब मैं लड़की की साइड की बात कर रहा हूं, जब वधु की शादी होती है तो वधु के परिवार के लोगों के द्वारा, बड़ा भाई है, पापा है, मम्मा है, दोस्तों उनके परिवार के लोगों के द्वारा एक दिन का सामूहिक उपवास किया जाता है। यानी दोस्तों जिस दिन शादी होती है ना, उस दिन लड़की के घर वाले जो है वह ना तो 1% भी जल ग्रहण नहीं करते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं। पूरे दिन जो है वह सामूहिक उपवास किया जाता है। वो जो लड़की के परिवार वालों की ओर से जो सामूहिक उपवास किया गया था दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? कन्यावल कहा जाता है। तो पीछे लिख सकता हूं मैं कि वधु पक्ष की ओर से किया गया उपवास क्या कहलाता है? आपके कन्यावल कहलाता है। दोस्तों नंबर 25। ठीक है, अब विदाई दे देता हूं मैं। तो विदाई को कहा जाता है दोस्तों आपके ननिहारी।
विदाई को क्या कहा जाता है? ननिहारी, यानी विदाई का मतलब अंतिम विदाई। विदाई समझते हो कि विदाई, अंतिम विदाई। दोस्तों ननिहारी क्या होता है समझना कि वधु के माता पिता के द्वारा, वधु के माता पिता के द्वारा अपनी पुत्री यानी वधु को विदाई देना, या यूं कह दे कि विवाह के अवसर पर अब जो विदाई दी जाती है दोस्तों से क्या कहा जाता है? ननिहारी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात करता हूं नंबर 26 पर। नंबर 26 पर ननिहारी की बात करें। नंबर 26 पर, नंबर 26 पर बात करता हूं मैं आप लोगों से मुकलावा। मुकलावा दोस्तों, मुकलावा का अर्थ होता है गोणा। गोणा, मुकलावा या गोणा। गोणा क्या होता है कि वधु जब पहली बार, वधु को पहली बार अपने ससुराल में भेजना, वधु को पहली बार अपने ससुराल में भेजना क्या कहलाता है दोस्तों? आपके मुकलावा या फिर गोणा कहलाता है। वधु को पहली बार अपने ससुराल में भेजना क्या कहलाएगा? मुकलावा या फिर गोणा कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? नंबर 27 देखिए आप लोग, नंबर 27 पर, नंबर 27 पर बात करूं, एक और बहुत अच्छी चीज आती है, ओलंदी। ओलंदी क्या होती है समझना, मोस्ट थोड़ा इसको याद कर लेना। ओलंदी क्या होती है कि जब वधु पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो वह अपने साथ एक कुंवारी बालिका को साथ लेकर जाती है। जब कोई वधु जो है वो अपने ससुराल में पहली बार जाती है तो एक कुंवारी बालिका को साथ लेकर जाती है। वो जो कुंवारी बालिका को साथ ले जाने की जो रस्म है दोस्तों, वो जो कुंवारी बालिका गई थी उस कुंवारी बालिका को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। उस कुंवारी बालिका को क्या कहा जाएगा? ओलंदी कहा जाएगा। तो विवाह के अवसर पर जब दुल्हन या वधु अपने ससुराल में जाती है तो एक कुंवारी बालिका को साथ में लेकर जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 28 यहां पर बात कर लेता हूं। नंबर 28 दोस्तों, अब खाने की बात कर लेता हूं। एक है दोस्तों मेरे पास बडार, पहले लिखते हैं जेवनवार। जेवनवार नंबर 29 पर आता है दोस्तों मेरे पास बडार। समझना जेवनवार और बडार क्या होता है। बडार और जेवनवार दोनों एक ही है। प्रतिभोज दोस्तों, शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर सामूहिक प्रतिभोज दिया जाता है, खाना दिया जाता है, उसे जेवनवार व बडार कहा जाता है। लेकिन अंतर क्या है समझना, अगर लड़की की ओर से यानी वधु पक्ष की ओर से कोई भोज दिया जा रहा है, वधु की ओर से लड़की की ओर से अगर कोई भोज दिया जा रहा है तो वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से दोस्तों कोई भोजन दिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जेवनवार कहलाएगा। और अगर वर पक्ष की ओर से, लड़के वालों की ओर से अगर कोई सामूहिक प्रतिभोज दिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपके बडार कहलाएगा। तो वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से। तो ये जो बडार होता है ना दोस्तों, ये तो वर पक्ष की ओर से दिया जाता है, जबकि जेवनवार जो है वो वधु पक्ष की ओर से दिया जाता है। बडार में एक बात और ध्यान रखना, जो बडार वो है ये विवाह के एक दिन बाद दिया जाता है। विवाह के एक दिन बाद जो बडार होता है वो विवाह के दिन नहीं दिया जाता, वो एक दिन बाद दिया जाता है, जिसे कहा जाता है, अपने हिंदी के अंदर बात करूं तो जिसे कहा जाता है आशीर्वाद समारोह। एक दिन बाद अंग्रेजी में कहा जाता है रिसेप्शन। वो जो रिसेप्शन का कार्यक्रम होता है उसे कल्चर में क्या कहा जाता है दोस्तों? बडार कहा जाता है। वो जो रिसेप्शन का कार्यक्रम होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? बडार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 30 पर भी बात कर लेते हैं, लास्ट, जुआजुई। जुआजुई, जुआजुई क्या होता है? जुआजुई दोस्तों एक प्रकार का खेल होता है। जुआजुई जो है दोस्तों वह एक प्रकार का खेल होता है कि एक रंगीन पानी होता है, उसके अंदर एक रिंग डाल दी जाती है, वर व वधु दोनों से कहा जाता है कि इसको खोजो। दोनों आपस में खोजते हैं और दोस्तों जो जीतता है वो विनर माना जाता है। 3 या 5 या 7 राउंड होते हैं, जो सबसे ज्यादा आवाज जीतता है वो विनर माना जाता है। ये जो एक प्रकार का मनोरंजक खेल होता है, इस मनोरंजक खेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? जुआजुई कहा जाता है। तो दोस्तों इतने सारे, अभी भी बहुत सारे मैंने दोस्तों जो आपके मेन है वो आपको जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो उनके बारे में आपको यहां पर समझाया है। तो आशा करता हूं कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके काय के रिवाज, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। क्लियर दोस्तों? अब नंबर 3 पर बात करते हैं, बता दो अगर परमिशन हो तो। चलो दोस्तों नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। ये तो अपन ने बात की विवाह की। अब दोस्तों नंबर 3 पर जो आता है वो आता है दोस्तों आपके, नंबर 3 पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन मृत्यु से संबंधित रिवाज। नंबर 3 पर जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे अपन मृत्यु
से संबंधित रीति रिवाज, मृत्यु से संबंधित रिवाजों की अपन यहां पर बात करते हैं। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। अब दोस्तों अपन ने जन्म से संबंधित बात कर ली, अपन ने विवाह से संबंधित बात कर ली, अब बात करते हैं अपन मृत्यु से संबंधित। दोस्तों मृत्यु से संबंधित बात करें तो नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं बैकुंठी। बैकुंठी दोस्तों, बैकुंठी क्या होता है समझना। यह लकड़ी की बनी हुई मर्तसैया होती है। दोस्तों जो बैकुंठी होते हैं ना, इसे आपके अर्थी भी कहा जाता है। इसी बैकुंठी को क्या कहा जाता है? अर्थी भी कहा जाता है। अब ये क्या होती है कि दोस्तों बैकुंठी या अर्थी जो है वो लकड़ी की बनी हुई एक मर्तसैया होती है। मर्तसैया होती है जिस पर लेटाकर मृतक व्यक्ति को घर से शमशान तक ले जाया जाता है। यह लकड़ी की बनी हुई मर्तसैया होती है जिस पर लेटाकर मृतक व्यक्ति को घर से शमशान तक ले जाया जाता है। वो जो मृतक सैया होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? बैकुंठी कहा जाता है या फिर अर्थी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों नंबर 2 पर बात करता हूं मैं, कांगिया। क्लियर दोस्तों, कांगिया क्या होता है? दोस्तों एक बार बता दीजिए, अर्थी को कितने व्यक्ति कंधा देकर ले जाते हैं? 4 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। जो 4 व्यक्ति जो है वो कंधा देकर जो अर्थी को घर से शमशान तक ले जा रहे थे, उन चारों व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? कांगिया कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बैकुंठी है, ये बैकुंठी, ये एक व्यक्ति यहां कंधा, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति, ये टोटल 1 2 3 और 4। ये जो चारों व्यक्ति हैं दोस्तों, ये क्या कहलाएंगे? आपके कांगिया। कांगिया मतलब कंधा देने वाले। जो कंधा देने वाले होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? कांगिया कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, अगला है नंबर 3। कांगिया के बाद बात करें अपन बखेर। अब दोस्तों बखेर क्या होता है समझना। जब मृतक व्यक्ति की अर्थी को, बैकुंठी को घर से शमशान तक ले जाया जाता है तो दोस्तों रास्ते में पैसे फेंके जाते हैं। रास्ते में दोस्तों पैसे फेंके जाते हैं, और जो रास्ते में दोस्तों पैसे फेंके जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपके बखेर कहा जाता है। तो मृतक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, मृतक व्यक्ति को घर से शमशान तक ले जाते समय रास्ते में जो पैसे फेंके जाते हैं, दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? बखेर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, आगेटा। आगेटा क्या होता है समझना। जब मृतक व्यक्ति को घर से शमशान तक ले जाया जाता है तो किसी चौराहे पर, रास्ते में कोई चौराहा आता है तो किसी चौराहे पर क्या होता है? उसकी दिशा में चेंज कर दिया जाता है, उसकी दिशा में बदलाव कर दिया जाता है। बदलाव कैसे करेंगे कि आगे वाले जो ध्यान देना, ये अर्थी है यानी बैकुंठी है, ये चारों व्यक्ति आगेटा है, कांगिया है। तो ये क्या किया जाएगा? कोई चौराहा आ गया तो क्या किया जाएगा? ये आगे वाले जो दोनों व्यक्ति थे ये पीछे चले जाएंगे और पीछे वाले व्यक्ति कहां जाएंगे? आगे आ जाएंगे, यानी अपनी जगह को चेंज कर लेंगे। दोस्तों ये जो अपनी जगह को चेंज करने वाली जो रस्म होती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? आगेटा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। नंबर 5 दाह संस्कार। दाह संस्कार सब समझते हो कि इसमें मृतक व्यक्ति को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। उसकी जो डेथ बॉडी होती है उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? दाह संस्कार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। नंबर 6 ध्यान देना, नंबर 6 है फूल चुनना। दोस्तों ये किया जाता है आपके तीसरे दिन। दोस्तों मृत्यु के तीसरे दिन क्या होता है कि परिवार वाले जो हैं वह शमशान पर जाते हैं और वहां जाकर मृतक व्यक्तियों की अस्थियों को इकट्ठा करते हैं। वो जो अस्थियां होती है दोस्तों, उन्हें फूल कहा जाता है। तो तीसरे दिन परिवार के लोग जो हैं वो शमशान पर जाकर मृतक व्यक्ति की अस्थियों को इकट्ठा करके घर पर लाते हैं, जिसे बाद में गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। वो जो काम हुआ था शमशान में जाकर के मृतक व्यक्ति की अस्थियों को जो इकट्ठा किया था, जिसे क्या कहा जाता है? आपके फूल चुनना कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला है दोस्तों नंबर 7 पर बदर या फिर नई।
बदर को क्या कहा जाता है, नई कहा जाता है। नए मतलब 90 दिन। तो ये जो रिवाज होता है दोस्तों वह 90 दिन होता है। अब क्या होता है दोस्तों, बदर या नई क्या होता है समझना। परिवारों का जो दाह संस्कार करता है उसका तो उसी दिन हो जाता है, बाकी का 90 दिन होता है। अब बदर या नई क्या होता है कि मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों या परिवार वालों के द्वारा अपनी दाढ़ी मूछे बाल कटवाने का जो संस्कार होता है उसे क्या कहा जाता है, बदर का या नई कहा जाता है। देखा होगा अगर किसी के परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार वाले अपने बाल अपनी गंजी करवा लेते हैं, दाढ़ी मूछे कटवा लेते हैं। तो ये जो कार्यक्रम हुआ था किसी परिवार के द्वारा यानी मृतक परिवार के रिश्तेदारों या परिवार वालों के द्वारा अपने बाल दाढ़ी मूछे आदि को कटवाने का जो काम था दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, बदर या नई कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला नंबर 8 ओसर। इस ओसर को ही, ओसर की जगह मोसर लिखूंगा, मोसर, इसको ही ओसर भी कहा जाता है, मोसर, ओसर या फिर इसे नुक्ता भी कहा जाता है। इसका मतलब सब समझते हो, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, मृत्यु भोज कहा जाएगा, जो कि दोस्तों आपके हिंदू परिवार के अंदर 12वें दिन किया जाता है। सब जानते हो मृत्यु भोज क्या होता है, नुक्ता क्या होता है, सब जानते हो, ठीक है। लेकिन नंबर 9 पर बात करूं दोस्तों आप लोगों से, जोसर। जोसर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जोसर क्या होता है, जीते जी, समझना पहले फिर बाद में समझ लिखाता हूं मैं। जीते जी अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और उसका जीते जी नुक्ता कर दिया जाए, जीते जी अगर मृत्यु भोज कर दिया जाए तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, आपके जोसर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, मरे हुए व्यक्ति का मृत्यु भोज करना तो मोसर कहलाता है और जीते जी वाले व्यक्ति का मृत्यु भोज करना क्या कहलाता है, जोसर कहलाता है। मरे हुए व्यक्ति का करोगे तो मोसर और जीते जी का करेगा तो जोसर। कैसे याद रखना है दोस्तों, म और ज याद रखना है। म का मतलब मृत्यु, ज का मतलब जीवित। अगर मरे हुआ का करोगे तो मोसर और जीवित का करोगे तो जोसर कहलाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे यहां तक। नंबर 10 लास्ट है दोस्तों आपके पास, नंबर 10 सातरवाड़ा। सातरवाड़ा, सातरवाड़ा क्या होता है समझना दोस्तों। मृतक परिवार के लोगों को सांत्वना देना। दोस्तों अगर कोई किसी के परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो दोस्तों वहां पर उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वालों के द्वारा सांत्वना दी जाती है। तो मृतक परिवार के लोगों को सांत्वना देने का जो काम होता है, मृतक परिवार के लोगों को सांत्वना देने का जो काम होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, सातरवाड़ा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ रीति रिवाज जिसमें अपन ने चर्चा की जन्म से संबंधित, जिसमें चर्चा की विवाह से संबंधित, जिसमें चर्चा की अपन ने मृत्यु से संबंधित। साथ में दोस्तों हिंदू परिवार के अंदर जो 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा की है। दोस्तों आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे की जो चर्चा है इसी तरह प्यार भरे अंदाज में पढ़ते रहेंगे, इसी तरह से समझते रहेंगे और आगे क्लास की चर्चा अपन बाद में करते हैं। आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।